नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मौर्य वंश के इस क्लास में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और रोचक भी है। हम लोगों के भारत के यह लोग धरोहर हैं, जिन लोगों ने विश्व में भी अपना नाम जो है वह कायम किया। हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं तो विकसित रूप में सोच जो है अपना रखना होगा। बड़ा सोच कहा जाता है, बड़ा सोच रखना होगा। सपना जो है वह देखना होगा दिन रात, और जज्बे के साथ इस बीपीएससी रूपी सपने को साकार भी करना होगा। और वह कब होगा? जब आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, औरों से आगे बढ़ने की आप में ललक होगी, और हर पल यही सोचेंगे कि कब मैं डीएसपी के पद पर चयनित हो जाऊं, कब मैं प्रशासनिक सेवा में चला जाऊं, या मेरी जो रुचि है, जिस सेवा में मैं जाना चाहता हूं, उसके लिए एक सूत्री कार्यक्रम है, और वह कार्यक्रम है अनवरत अध्ययन करना, कर्मानुसार अध्ययन करना, प्रतिदिन उसके बारे में सोचना। तभी हम सफल जो है वह हो सकते हैं। हम लोग कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा, और कलिंग युद्ध के कारण के बारे में हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया था। कलिंग युद्ध हम लोग पढ़े थे, और इसमें कारण यह हम लोग देख चुके हैं। अब वो तो कॉन्सेप्ट के लिए था कि कलिंग युद्ध का कारण क्या था। अब कलिंग युद्ध से जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, वह हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो यह है 13वां शिलालेख में है। इस 13वां शिलालेख से 2-3 प्रश्न बनता है, और इसी समय मैं आप लोगों को यह याद करा दे रहा हूं। पहला, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया? 13वां शिलालेख में किया गया है। अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख दूसरी तरह से पूछेगा तो पूछ देगा, अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया? 13वें शिलालेख में किया गया है। तीसरा, अशोक ने आटविक जातियों को चेतावनी दिया। आटविक जाति मतलब जंगली जाति, जो सीमावर्ती क्षेत्र में यह लोग निवास करते थे, और अशोक ने जब धम्म नीति को अपनाया तो यह लोग गड़बड़ी उत्पन्न करने लगे। तो अशोक चेतावनी देता है कि मैंने तलवार को म्यान में रख लिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अपनी हद में रहो, हद से बाहर जाओगे तो तुम्हारे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। उसका भी उल्लेख जो है यह 13वें शिलालेख में है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखिएगा। कलिंग का जब युद्ध हुआ तो लाखों लोग हताहत हो गए। कहा गया कि लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। 1 लाख लोगों का लगभग कत्लेआम कर दिया गया। इस हृदय विदारक दृश्य को देख करके अशोक जो है वह द्रवित हो जाते हैं, वह पछतावा करने लगते हैं। उनका हृदय जो है वह परिवर्तित हो जाता है, और तब वह भेरी घोष, एक शब्द है, भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की नीति। भेरी घोष को यह त्याग करते हैं, और धम्म की नीति, धम्म का मतलब धर्म,
धम्म घोष को अपना लेते हैं। युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अशोक ने अपना लिया। कलिंग युद्ध जब हुआ तो हाथी गुम्फा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि यहाँ का शासक कोई नंदराज नामक व्यक्ति था। हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, हाथी गुम्फा अभिलेख यह किससे संबंधित है? मैंने पहले भी बतलाया है आप लोगों को, यह खारबेल से संबंधित है। खारबेल, यह खारबेल जो है वह कलिंग का शासक था, चेदी वंश का शासक था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, तो नंद राज जो है वह शासक था कलिंग का। तो यही महत्वपूर्ण बात जो है वह कलिंग युद्ध से संबंधित था, जो इस वीडियो में आकर के पूरा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं, प्रारंभिक जीवन हो गया, नामकरण हो गया, कलिंग युद्ध भी हो गया। अब अशोक की धार्मिक नीति को यहाँ पर देखना है कि अशोक का धार्मिक नीति कैसा था। तो देखिए आप, धार्मिक नीति, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए उसमें बहुत सारा विश्लेषण किया जाता है। तो वह जब हम मुख्य परीक्षा के लिए ऑप्शनल पेपर के बारे में पढ़ाएंगे इतिहास, तो वहां पर विश्लेषण किया जाएगा। यहाँ पर तथ्य ज्यादा जानना है और संक्षिप्त में विश्लेषण जानना है कि कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। अशोक की धार्मिक नीति, अशोक की धार्मिक नीति के बारे में अगर राजतरंगिणी को देखिएगा, राजतरंगिणी ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, कलहंज इसके लेखक थे। तो राजतरंगिणी क्या कहता है कि अशोक जो है वह प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव की पूजा करता था, लेकिन बाद में इसका अनुराग जो है वह बौद्ध धर्म के प्रति अधिक बढ़ गया। बौद्ध धर्म के प्रति इसका अनुराग बढ़ गया या इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बहुत सारा स्रोत है हम लोगों के पास और उसी स्रोत से स्पष्ट होता है कि भले यह बौद्ध धर्म को अपनाया या नहीं अपनाया, या राजकीय धर्म बनाया या नहीं बनाया, लेकिन विशेष लगाव जो है इसका निश्चित रूप से था। जैसे आप यहाँ देखिए, अशोक के समय में कौन सा संगति हुआ था? तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो बौद्ध धर्म के अनुराग के प्रति यह भी तथ्य जो है वह स्पष्ट कर देता है। दूसरा, महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने कहां भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हम लोग पिछला वीडियो में चर्चा किए थे, श्रीलंका भेजा। श्रीलंका साथियों, यहाँ से बोधि वृक्ष ले करके संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका गए। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम था और वहीं पर वह बोधि वृक्ष जो है वह लगाया गया। वह बौद्ध धर्म का बहुत अधिक बड़ा केंद्र के रूप में विख्यात हो गया। आज भी श्रीलंका में वह बोधि वृक्ष जो है स्थापित है, मूल रूप में स्थापित है और वह बौद्धिस्टों का एक पवित्र या धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में भी विख्यात है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि यह अशोक जो था वह
बौद्ध धर्म के प्रति इसका झुकाव था। अशोक ने भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्न में विश्वास किया है। त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया है। अशोक ने मास्की शिलालेख में, यह मास्की का लघु शिलालेख है, अशोक ने मास्की लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य कहकर के संबोधित किया है। महावंश और दीपवंश का नाम आपने सुना होगा। महावंश और दीपवंश जो थे वह बौद्ध ग्रंथ का नाम है, और उसके अनुसार जैसे यहां लिख रहे हैं महावंश और दीपवंश, इस महावंश और दीपवंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया? तो आप यहां देखेंगे उपगुप्त। बौद्ध भिक्षु थे, और यह दोनों ग्रंथ कहते हैं, दीपवंश और महावंश, कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। लेकिन दिव्यावदान और ह्वेनसांग दिव्यावदान और ह्वेनसांग के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया? निग्रोध। बौद्ध भिक्षु थे निग्रोध, और इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो यह फंसाने वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज में डालने वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूजन में तो नहीं पढ़ना है हम लोगों को। यह दोनों ग्रंथ नाम दे के पूछेगा, चाहे एक ही दे करके पूछेगा, तो उपगुप्त आंसर देना है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अगर इसमें से दोनों नाम दे, चाहे एक नाम दे, दिव्यावदान या ह्वेनसांग, तो आपको निग्रोध आंसर देना है। इसने जो है अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म के प्रति और भी आप अनुराग देखेंगे तो दिव्यावदान क्या कहता है? यह दिव्यावदान कि अशोक ने 84,000 किसका निर्माण कराया? स्तूप का। और स्तूप जो है वह भगवान बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित है। 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, और पुष्यमित्र शुंग ने इसको ध्वस्त कर दिया था। दोनों याद रखा जाता है। तो यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। दूसरा साथियों, यहां मैं लिख रहा हूं अशोक ने धम्म महामात्र, यहां देखिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था, और यह लोग धम्म की यात्रा पर निकलते थे। अशोक स्वयं प्रत्येक 5वें वर्ष धम्म की यात्रा पर निकलता था। अशोक ने अपने आचार विचार और व्यवहार को भी परिवर्तित कर लिया था। पहले वह चंडाल अशोक था, पहले वह गुस्सैल अशोक था, लेकिन बौद्ध धर्म के शरण में आने के बाद महान शासक के रूप में स्वयं को स्थापित करने का सफल प्रयास जो है वह करता है। तो धम्म महामात्र की बात हो गई। यहाँ पर अशोक जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी स्थलों का यात्रा करता है, और इस यात्रा के क्रम में जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी हुआ था, रुमिनदेई कहते हैं।
लुम्बिनी को अब रुमीन देई, यहां लिख रहे हैं रुमीन देई या लुम्बिनी। यहाँ की जब यात्रा किया तो यहाँ कर को घटा करके 1/8 भाग कर दिया। तो यह भी स्पष्ट करता है कि बौद्ध धर्म के प्रति इसका लगाव था, क्योंकि 1/6 भाग जो है वह कर लिया जाता था और अशोक यहाँ घटाते हैं और 1/8 भाग कर देते हैं। अशोक ने महाबोधि मंदिर, आप नाम सुने होंगे, महाबोधि, बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है उसका निर्माण भी अशोक के द्वारा कराया गया। भगवान बुद्ध ने जहां पर ज्ञान प्राप्ति किया था उसी के उपलक्ष्य में महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है वह कराया गया था। तो यह तो सब बात जो है स्पष्ट करता है कि बौद्ध धर्म के प्रति इसकी बहुत अधिक रुचि था और इसी ने और कनिष्क ने मिल करके बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। तो धार्मिक नीति में यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन अशोक एक धर्म निरपेक्ष शासक थे। यह नहीं कि किसी एक धर्म के प्रति इनका नजरिया अलग था और दूसरे धर्म के प्रति इनका नजरिया अलग था, ऐसा यहाँ पर दिखलाई जो है वह नहीं देता है। तो यही अशोक की धार्मिक नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात है और स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद अशोक महान का कार्यकाल यहाँ 232 ईसा पूर्व में खत्म होता है। अशोक का देहांत होता है और अशोक के मरने के बाद यह शासक आया कुणाल। कुणाल जो है यह मगध का शासक बना और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वह बृहदर्थ था। बृहदर्थ, और इस बृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति ने कर दिया। इस बृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति पुष्य मित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने किया। मौर्य वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की स्थापना मगध की गद्दी पर की गई और उस वंश का नाम था शुंग वंश। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। शुंग वंश, साथियों, शुंग वंश भी मगध की गद्दी पर आया था। आगे शुंग वंश कर्ण वंश को ले जाकर के सातवाहन वंश के साथ हम लोग जो है वह जोड़ देंगे। तो यही प्रमुख शासक थे और यही शासकों की उपलब्धि थी। आप उत्तराखंड में जाएंगे तो एक जगह है कालसी, कालसी, यहां से भी अशोक का शिलालेख या अभिलेख जो है वह प्राप्त हुआ है। परीक्षा में अगर आपको पूछ दे कि मौर्य काल में स्पष्ट कर नीति का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो यही है रुमीन देई अभिलेख में स्पष्ट कर नीति का उल्लेख जो है वह किया गया है। अशोक ने जियो और जीने दो, यह एक संदेश है, जियो और जीने दो। इसका नारा दिया था, जियो और जीने दो का नारा अशोक के द्वारा दिया गया था। तो साथियों, यह शासक के रूप में हम लोगों ने अभी तक देखा और शुरुआत जब हम लोग किए थे तो वहां पर चर्चा किए थे
कि जब शासक के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है वह मौर्य प्रशासन हम लोगों को पढ़ना है। मौर्य प्रशासन के बाद मौर्य कला के बारे में देखेंगे और अंत में मौर्यों का पतन किस प्रकार हुआ इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करेंगे मौर्य प्रशासन। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अब मौर्य प्रशासन जो है वह शुरू किया जाएगा। भारत के इतिहास में पहली ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो रही है जो बिल्कुल ही सफल और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था था। मौर्य प्रशासन की बहुत सारी बातें आज भी भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है। जब ऑप्शनल पेपर में इतिहास लिखा जाता है, जवाब दिया जाता है क्वेश्चन का, तो करेंट के साथ जोड़ करके दिखलाने का प्रयास किया जाता है। अगर ऐसा कर देते हैं तो दो चार अंक जो है, 2-3 अंक जो है वह निश्चित रूप से और लोगों से ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो आप यहां देखिए मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन क्या था? विकेंद्रीकृत था कि केंद्रीकृत था? तो मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था। पूरे भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो एकमात्र यही प्रशासन है जो 3 भागों में बटा हुआ है। नहीं तो अधिकांश प्रशासन जो है वह 2 भाग में बांटा जाता है, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। लेकिन यह 3 भाग में जो है बांट दिया गया है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के लिए हम लोग के पास बहुत स्रोत है। अशोक का अभिलेख जो सबसे प्रामाणिक स्रोत है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे भी मौर्य प्रशासन के बारे में विशद जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज की इंडिका से भी हम लोगों को मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको पहले 3 भागों में बांटते हैं और वह भाग है केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन। यही 3 भाग में बटा है। इसमें ज्यादा सवाल जो है वह यहां से आ सकता है, क्योंकि विस्तार पूर्वक इसी का हम लोगों को चर्चा करना है। केंद्रीय प्रशासन, यहाँ तो केवल प्रशासनिक इकाई का विभाजन कर दिया जाता है और उस प्रशासनिक इकाई के कौन कौन अधिकारी थे वह दिखलाया जाता है। और नगर प्रशासन के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि मौर्य काल में नगर प्रशासन का सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में है? इंडिका में है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। यह अगर आपको याद है तो परीक्षा में यहाँ से सवाल जो है वह नहीं छूट सकता है। अब यहाँ केंद्रीय प्रशासन है, तो केंद्रीय प्रशासन में हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो शासक, यह सर्वोच्च है। लेकिन आप जानते हैं कि अकेले राजा क्या शासन चला सकता है? इस समय राष्ट्रपति का पद जो है वह सर्वोच्च है, तो अकेले राष्ट्रपति महोदय प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह लिखा गया है
कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का मुख्य जो है वह प्रधानमंत्री होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर शासक जो थे वह अकेले शासन नहीं कर सकते थे, तो इनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का गठन किया गया। अब इसमें कुछ अधिकारी वर्ग आएंगे, मंत्री आएंगे, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ तो सैन्य प्रशासन, चाहे सैन्य प्रणाली कुछ भी लिख सकते हैं, गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली, न्याय एवं दंड व्यवस्था, न्याय व दंड व्यवस्था, तो यह सब चीज जो है वह केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसी का अब यहाँ पर हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। पहला स्थान किसको दिया गया है? तो राजा को पहला स्थान दिया गया है। जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था होता है तो वहां सर्वे सर्वा जो है वह राजा ही होता है, सर्वोच्च पद पर जो है वह राजा ही होता है। मतलब कि यह शासक जो थे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के सर्वोच्च अधिकारी थे। पॉलिटी में आप पढ़े होंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका विधि का निर्माण करती है, योजनाओं का निर्धारण करती है, कार्यपालिका उसको कार्य रूप देने का कार्य करती है और इन दोनों से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए या अपने पद का दुरुपयोग कर दिया जाए तो न्यायपालिका उस पर रोक लगाती है। यह व्यवस्था भारत में आज भी कायम है। तो हम आप कह सकते हैं कि यह मौर्य प्रशासन की देन है। अब शासक को सहायता देने के लिए, चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, चाहे वह बिंदुसार रहे हो, चाहे वह अशोक रहे हो, उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन जो है वह किया गया था और इस मंत्री परिषद में सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी थे वह कहलाते थे तीर्थ। यही सर्वोच्च अधिकारी थे तीर्थ। इन तीर्थ को महामात्र भी कहा गया है। महामात्र, इनकी संख्या जो थी वह 18 थी। तीर्थ की या महामात्र की संख्या 18 थी और सबसे ज्यादा वेतन इन्हीं लोगों को दिया जाता था 48,000 पन वार्षिक वेतन था। यह पन जो है मौर्यों का मानक मुद्रा था और वह 48,000 पन जो है इन लोगों को दिया जाता था। सबसे कम वेतन जो है वह 10 पन निर्धारित किया गया था। अब देखिए मंत्री परिषद का गठन किया गया और इसमें अधिकारियों को शामिल किया गया, लेकिन इन अधिकारियों को ऐसे ही शामिल नहीं कर लिया जाता था। आज भी परीक्षा होती है, हम आप बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो पीटी मुख्य परीक्षा इंटरव्यू होगा, उसी के साथ लगे हुए मेडिकल हो जाएगा। तो एक तरह से 4 परीक्षा जो है वह 4 चरण से एक तरह से गुजरना होता है। और यहाँ पर भी मंत्री हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो,
तीर्थ या महामात्र हो, अध्यक्ष हो, वह लोग कौटिल्य की देखरेख में एक परीक्षण को पास करते थे, जिसका यहाँ नाम दिया गया है उपधा। उपधा परीक्षण। यह पास करने के बाद ही इसमें इन लोगों को जगह जो है वह दिया जाता था और अपना स्थान जो है वह सुरक्षित कराते थे कौटिल्य की देखरेख में। कितना कठिन रहा होगा आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यहां पर मैं लिख रहा हूं सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग, 7 अंग। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए कौटिल्य कहते हैं कि 7 सिद्धांत का होना, सप्तांग सिद्धांत का होना अनिवार्य है, जिसमें वह शामिल करते हैं राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड और मित्र। तो ये राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, दंड और मित्र, इसी को मिला करके क्या कह दिया गया? सप्तांग सिद्धांत कह दिया गया। और यह जब तक नहीं रहेगा, कौटिल्य के अनुसार राजतंत्रात्मक व्यवस्था सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता है। इसी को सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। तो यह तो एक तरह से कठिन क्वेश्चन हो गया। यहां से कैसे आपको प्रश्न पूछ सकता है, जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई। अब इसमें से राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष, एक कोई हटा देगा इस विकल्प में से। अब परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। तो जो आप इसमें देखिएगा इसके अतिरिक्त नहीं शामिल है, वही आपको आंसर देना होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न को कठिन प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली आएगा। मंत्री परिषद के अंतर्गत कुछ अधिकारी थे और उस अधिकारी को वर्तमान में किस अधिकारी के साथ जोड़ करके देखा जा सकता है, वह परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यह मंत्री परिषद में जैसे समाहर्ता, समहर्ता, आज भी जिलाधिकारी को समहर्ता कहते हैं। आप जब परीक्षा में पास करेंगे बीपीएससी में, तो आपको सीनियर डिप्टी कलेक्टर कहा जाएगा। प्रशासनिक सेवा में जब आप जाएंगे तो वरीय उप समहर्ता। और यहाँ समहर्ता है तो हम तो कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जिलाधिकारी का जो पद है वह मौर्य प्रशासन की देन है। वर्तमान के साथ जोड़ करके इसको लिख दीजिए कि अभी भी जिलाधिकारी जो है वह समहर्ता कहलाता है। पढ़ रहे हैं आप पीटी के लिए, लेकिन मुख्य परीक्षा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर किया जा रहा है। अब इससे आसान चीज आपको नहीं मिल सकता है। इसका अर्थ पूछ देगा समहर्ता का, तो भू राजस्व, अधिकारी, यह भू राजस्व अधिकारी था। दूसरा है सन्निधाता,
सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा गया। इसको खजांची भी कहते हैं, इसको कैशियर भी कहते हैं। यहाँ पर सन्निधाता कहा गया है। पोतवाध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष किसको कहा गया? तो माप तौल अधिकारी। यह माप तौल का अधिकारी होता था, जिसको यहाँ पोतवा अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। पन्या अध्यक्ष, पन्या अध्यक्ष वाणिज्य व्यापार, यह वाणिज्य व्यापार का अधिकारी था। सीता अध्यक्ष, यहाँ राजकीय भूमि, राजकीय भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी सीता अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाता था। और भी बहुत सारे अधिकारी थे, जैसे नवा अध्यक्ष, नाव जो चलाया जाता था उसके देखभाल करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, नवा अध्यक्ष कहा जाता था। अंकारा अध्यक्ष, खनिज पदार्थों की देखभाल के लिए इसको नियुक्त किया गया था। गणिका अध्यक्ष, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था और वेश्या को कहा गया है गणिका, गणिका कहा गया। और इसकी देखभाल करने वाला अधिकारी गणिका अध्यक्ष होता था। विविता अध्यक्ष, उचड़खाने के अधिकारी को शून्य अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाता था। तो बहुत सारे पद थे, बहुत सारे अधिकारी थे, लेकिन परीक्षा के लिए आपको सबसे पहले यह हम लोगों को याद रखना होगा। संहर्ता, सन्निधाता, पोतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष और सीता अध्यक्ष, यह सब का अर्थ मैंने लिख दिया है। तो यही लोग मंत्री परिषद के अंतर्गत जो है वह शामिल थे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। उसके बाद हम सैन्य प्रणाली की चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए याद करने के लिए, या ऐसे याद हो जा रहा है तो और अच्छी बात है। अब मैं सैन्य प्रणाली की यहाँ पर चर्चा करूंगा, केंद्रीय प्रशासन में, चूंकि यही हम लोगों को पढ़ना है। सैन्य प्रणाली, जस्टिन क्या कहा था? जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है ना कि 6 लाख तो कम से कम इसके पास सेना थे। और प्लिनी कहते हैं, प्लिनी कि 6 लाख पैदल सैनिक इसके पास थे। तो जस्टिन भी कह देता है और प्लिनी भी कह देता है, मतलब नंदों की सेना से 3 गुनी अधिक सेना किसके पास था? चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। इसीलिए तो वह इतना विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया और अपनी साम्राज्य की सीमा जो है वह मध्य एशिया तक लेकर के चला गया था। इनके अनुसार 6 लाख जो थे वह पैदल सैनिक थे, 30 लाख अश्वारोही थे। तो यह भी बहुत अधिक संख्या में थे।
और यह काफी मजबूत पक्ष होता था। अश्वारोही सेना 9,000 गज सेना, हस्ती सेना भी कहते हैं, और 8,000 रथ सेना। यह प्लिनी का कहनाम है। तो विश्व में अभी भी जितनी विशाल सेना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के पास था, उतनी विशाल सेना किसी के पास नहीं था। और इसी के बदौलत इनको भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। इन सैनिकों को नगद वेतन जो है वह देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू किया गया था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन जो है वह शुरू हो चुका था। तो साथियों, यह जो है सेना की बात है। अब इसी सेना का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है मेगास्थनीज करते हैं। तो मेगास्थनीज आप लिखिए, यहाँ चाहे इंडिका लिखिए, मेगास्थनीज, या इनकी पुस्तक जो है इंडिका, कोई एक दे करके पूछा जाएगा। यह क्या कहते हैं कि 30 अधिकारी थे, 30 व्यक्ति और 6 समिति, यह समिति है और यह अधिकारी है, और प्रत्येक समिति में 5-5 अधिकारी होते थे। और इसी 6 समिति के माध्यम से यह सैन्य प्रशासन की व्यवस्था जो है वह संचालित किया जाता था। तो कितनी समिति थी? तो 6 समिति थी। और प्रत्येक समिति में कितने अधिकारी थे या व्यक्ति थे? तो 5 थे। 5×6 30 यहाँ हो गया। तो मेगास्थनीज सैन्य प्रणाली का विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है वह कर देता है। तो यही संक्षिप्त बात है। पॉइंट एक याद रखिएगा, किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष को रौंद दिया था? तो जस्टिन ने कहा था। इसके बाद अब आप यहां देखेंगे गुप्तचर प्रणाली। इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। कुछ कमेंट आता है कि स्क्रीनशॉट हम लोगों का छूट जाता है, आप तेजी में आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं यहां रुक करके आगे बढ़ रहा हूं। अब आप यहां गुप्तचर प्रणाली देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर प्रणाली का उल्लेख जो है वह किया गया है, और उसमें गुप्तचरों को, यह जो है गुप्तचर प्रणाली हमें यहां लेना है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। जो अनसुलझी बात को सुलझा दे उसी को तो गूढ़ पुरुष कहा जाता है। उसी को कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर कहा जाता है। यह गुप्तचर प्रणाली जो थी मात्या, सपर्श, यह विभाग है। इसी विभाग के अंतर्गत यह गुप्तचर प्रणाली था। महामात्या सपर्श के अंतर्गत गुप्तचर प्रणाली को संगठित किया गया था। अब यह गुप्तचर प्रणाली जो है वह 2 भागों में बटा हुआ था, जैसे संस्था और संचार। गुप्तचर प्रणाली कितने भागों में बटा हुआ था? तो गुप्तचर प्रणाली 2 भागों में बटा हुआ था। एक को कहते हैं संस्था, दूसरे को कहते हैं संचार। देखिए, जो गुप्तचर एक स्थान पर रह करके गुप्तचरी का कार्य करते थे उनको संस्था कहा गया,
मान लीजिए कि आपको मौर्य गुप्तचर में शामिल कर लिया गया और आपको पटना का क्षेत्र दे दिया गया कि आप पटना में रह करके गुप्तचरी का कार्य कीजिए, तो आपको क्या कहा जाएगा? तो आपको संस्था कहा जाएगा। और जो गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के गुप्तचरी का कार्य करते थे उनको संचार कहा गया। मतलब आपको कहा जाए कि आप पटना जाएं, वैशाली जाएं, हाजीपुर, आप मुजफ्फरपुर चले जाएं, दानापुर चले जाएं, सीतामढ़ी चले जाएं और विभिन्न स्थानों पर घूम करके गुप्तचरी का कार्य संपन्न करें, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको संचार कहा जाएगा। तो यही था गुप्तचर प्रणाली मौर्य प्रशासन का, और इसका बहुत ही अधिक योगदान था, क्योंकि इसी के बदौलत सभी रिपोर्ट जो है वह केंद्र को मिल जाता था, और जहां विद्रोह होने वाला होता था उस विद्रोह को कुचल दिया जाता था। अब इस गुप्तचर प्रणाली के अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी आ जाता है। पुलिस की गुप्तचरों की सहायता के लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किया गया था। और कौटिल्य जो है पुलिस को क्या कहते हैं? रक्षिण। यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन, पुलिस है यहाँ, और इसको क्या कहा गया? रक्षिण। आज भी आप लोग सुनते होंगे रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, पुलिस के बारे में कहा जाता है। और यह शब्द तो मौर्य काल में ही निकल करके आ गया था, तो यह मौर्य कालीन देन है। रक्षिण का मतलब होता है रक्षा करने वाला, और वह रक्षा करने वाला कौन है? तो वह पुलिस है। एरियन और स्ट्रेबो का नाम आता है। एरियन ने पुलिस अधिकारी को ओवरसियर कहा है। पुलिस अधिकारी को ओवरसियर कह करके संबोधित किया है। स्ट्रेबो ने क्या कहा? स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा है। इंस्पेक्टर कह करके संबोधित किया है। ओवरसियर पद आज भी है, लेकिन यह पुलिस प्रशासन से नहीं है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी पुलिस प्रशासन में इंस्पेक्टर शब्द का प्रयोग जो है वह किया जाता है। तब पुलिस प्रशासन जो मौर्य काल में था उसका बहुत मिलता जुलता स्वरूप जो है आज भी भारत की सरकार या राज्य की सरकारों ने अपनाए हुए है। तो इसको मौर्यकालीन देन माना जा सकता है कि नहीं? जब भी मुख्य परीक्षा में आप लिखिए, करंट के साथ अगर गुंजाइश बनता हो तो जोड़ करके दिखा दीजिए, आपको अंक औरों से अधिक मिलेगा। तो यह है गुप्तचर प्रणाली से संबंधित बात। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लीजिए, याद हो गया ऐसे तो और अच्छी बात है कि पढ़ाने के क्रम में अगर याद हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इससे अच्छा बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब अंतिम है हम लोगों का न्याय एवं दंड व्यवस्था, तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं साथियों। न्याय एवं दंड व्यवस्था अंतिम पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन का। इसको आप देखिए, न्याय व दंड व्यवस्था। यहां पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पढ़ेंगे तो पाएंगे न्याय एवं दंड व्यवस्था जो था वह काफी कठोर था। कठोर उस न्याय एवं दंड को माना जाता है, व्यवस्था को या प्रशासन को, जहां मृत्यु दंड दिया जाता है। अशोक अहिंसा को अपना लेते हैं,
लेकिन अभी भी मृत्यु दंड को बंद नहीं किया गया था। कौटिल्य का कहना भी था कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था को अगर अच्छे ढंग से चलाना है तो नियम कानून का कठोरता पूर्वक पालन जो है वह करना ही पड़ेगा। तो जिस कानून में मृत्यु दंड है तो वह कठोर होगा। 3 प्रकार की यह दंड की व्यवस्था करते हैं कौटिल्य, और 18 प्रकार की यातना की भी व्यवस्था करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार का दंड का उल्लेख किया गया है और 18 प्रकार के यातना का भी उल्लेख किया गया है। ये साबित करता है कि न्यायिक प्रणाली जो थी वह कठोर थी। अब यहाँ पर जो न्यायालय स्थापित किए गए थे केंद्रीय स्तर पर, उसको हम लोग देखेंगे। जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं भारतवर्ष में न्यायपालिका की स्थापना की गई है, उस तरह की न्यायपालिका बहुत पहले ही मौर्य प्रशासन में दिखलाई पड़ता है। तो आप यहाँ देखिए, न्यायालय का नाम है पहला कंटक शोधन, कंटक शोधन। दूसरा धर्मस्थीय, दो प्रकार के न्यायालय आज भी है भारतवर्ष में। न्यायपालिका जो है वह 2 प्रकार की आज भी स्थापित है। वह मौर्य काल की देन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का कंटक शोधन और धर्मस्थीय नामक न्यायालय तो मौर्य प्रशासन में भी दिखलाई पड़ता है। अब देखिए, यह कंटक शोधन जो है इसका स्वरूप किस प्रकार का था? तो फौजदारी न्यायालय आज भी होता है, फौजदारी न्यायालय इसको कहते थे कंटक शोधन को, और धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय। दोनों प्रकार के न्यायालय आज भी भारत में विद्यमान है और इसी न्यायालय के माध्यम से फैसला जो है सुनाया जाता था। क्षेत्रीय स्तर पर भी न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह तो केंद्रीय स्तर का है, और क्षेत्रीय स्तर पर भी न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसका नाम था संग्रहण, संग्रहण और द्रोणमुख। यह क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित न्यायालय का नाम है, और यहाँ पर जो न्यायिक कार्य को संपन्न करते थे इस न्यायालय के अंतर्गत इनको अमात्य कहा गया, इनको राजुक कहा गया। यह लोग न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर कार्य को संपन्न करते थे। तो यही है केंद्रीय स्तर का, केंद्रीय स्तर का प्रशासन, जिसका अध्ययन हम लोगों ने साथियों यहाँ पर किया। अब बचा है प्रांतीय प्रशासन और इसके बाद नगर प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रशासन, इसका अध्ययन जब हम लोग कर लेंगे तब हम लोगों का मौर्य प्रशासन का चैप्टर जो है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका अध्ययन हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे। अब साथियों समय आ गया है कि इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन जो है वह पूछा जाए। तो 4-5 क्वेश्चन हम यहाँ पूछेंगे और उसका जवाब जो है आप लोगों को देना होगा। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, या जैसे भी मन करे आपको नोट करने का हो जल्दी जल्दी तो आप नोट भी इसको कर सकते हैं। पढ़ाने के क्रम में अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, कमेंट में जरूर लिखिए।
4-5 प्रश्न है यहाँ जो आपको याद कराने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे हैं कि नहीं, वह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको जवाब जो है यहाँ पर देना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न का जवाब दें, 60% भी अगर आप देते हैं तो आपका सही माना जाएगा। 5 मैं पूछ रहा हूँ, 3 का भी अगर आप सही जवाब देते हैं, आपकी तैयारी जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि बिंदुसार का सबसे लोकप्रिय नाम यहाँ बतलाना है, आपको जल्दी जल्दी बतलाना है। दूसरा, बिंदुसार ने किससे मदिरा की मांग किया था? जवाब दीजिए। तीसरा, डायनोसियस किसका राजदूत था? चौथा, बिंदुसार किस धर्म से या संप्रदाय से संबंधित था? अंतिम, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक। तो आपको यही बतलाना है। आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, हमें पता है, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट भी हैं, लक्ष्य को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ रहे हैं। सफलता जो है वह निश्चित रूप से आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, बिंदुसार का सबसे लोकप्रिय नाम अमित्रघात, यही तो था। बिंदुसार ने किससे मदिरा की मांग किया? एंटियोकस। एंटियोकस से। डायनोसियस किसका राजदूत था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र के शासक थे, इन्हीं का यह राजदूत था। बिंदुसार किस धर्म से या संप्रदाय से संबंधित था? तो साथियों, इसी से संबंधित था, आजीवक संप्रदाय से। और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, यह तो बार बार पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले अमित्रघात, और इसको याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बताइए? मखली गोसाल। तो यही आज का 5 प्रश्न का जवाब रहा। आप लोगों ने जवाब निश्चित रूप से दिया होगा, हमें आशा है। और अगर किन्हीं को याद नहीं है तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया है साथियों। और
इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो में हम लोग जो बच गया है मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद नगर प्रशासन और उसके बाद हम लोग मौर्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों का। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। मैं आप लोगों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं वह दे रहा हूँ। आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब यह आप पढ़ लेंगे और भारत के इतिहास को पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर, जो 40 प्रश्न पूछा जाता है उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर बना करके आएंगे। यह मैं निश्चित रूप से विश्वास पूर्वक आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए जब तक लॉकडाउन है, और घर में रह करके हॉस्टल या लॉज में रह करके अगर आप नहीं जा सके हैं घर, तो वहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, जिसका टी शर्ट मैंने पहना है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, मजबूत इरादे से तैयारी कीजिए। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।